खूनी खटिया भाग 8। तो चलिए जानते हैं खूनी खटिया भाग 8 में आगे क्या होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह इस कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखें और सुनें, ताकि पात्रों से रूबरू हों और जान पाएं कि कहानी में पीछे क्या हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलसीराम आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर सारे हाथ खड़े कर चुके थे। डॉक्टर ने शोभा से कह दिया था कि हम इन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मगर हमारी कोई दवाई नहीं लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, इनकी हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा। शोभा का रो रो कर बुरा हाल था। वो मन ही मन बस दुआ कर रही थी। उधर गुरुजी और प्रमोद खाट की पूरी कहानी को समझने में लगे थे। ठाकुर सर पकड़कर ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया था। दोनों मजदूर खांसते हुए से उठे और उनमें से एक मजदूर बोला, अलसी तू यहाँ कैसे? अलसीराम तब बस 16 साल का था। अलसीराम, भूपेश काका, आपकी और रमेश काका की बातें मैंने आज निकलते पर सुन ली थी। मैं भी पीछे पीछे चला आया कि शायद ठाकुर के घर की लूटपाट में कुछ पैसा मुझे भी मिल जाए। रमेश काका, ये कौन है? भूपेश, अरे मेरे पड़ोस में रहता है, बहुत तेज लड़का है। रमेश काका, तेज तो दिख ही रहा है, इसने तो आज हमारी जान बचा ली, वरना ठाकुर तो आज हमें निपटा ही देता। अलसीराम, काका जल्दी इसे ख़त्म करो, वरना ये हम पर हावी हो जाएगा। तीनों ने पास ही पड़ी आम के पेड़ से बनी खाट पर ठाकुर को लिटाया और रमेश काका ने एक झटके में ठाकुर की गर्दन काट दी। पूरी खाट पर ठाकुर का खून फैल गया। रात के अंधेरे में खाट पर बिस्तर लगा हुआ था, इसलिए अलसीराम खाट को देख न पाया। फिर भूपेश और रमेश और अलसीराम ने ठाकुर के घर में जमकर लूटपाट की और निकल गए। अगली सुबह जब गांव वालों को पता लगा तो सब हैरान थे। इतना महान परिवार जो सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता था, उसकी इतनी सामूहिक निर्मम हत्या कोई कैसे कर सकता है। कुछ महीनों की जांच के बाद केस को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया। ठाकुर का वो जो मकान कभी हंसी से गूंजता था, वह अब वीराना हो गया था। रात में पड़ोसियों को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थीं। वो खाट जिस पर ठाकुर मरा था, वो रात भर पूरे गांव में हवा में बेचैन सी घूमती रहती थी। कभी सुबह, कहीं शाम, कहीं दिन में कहीं और मिलती, रात में कहीं और मिलती, शाम को वो कहीं और मिलती। गांव के लोगों में अजीब सा डर और माहौल बन गया था। भूपेश सारा पैसा लेकर दूसरे शहर चला गया और वहीं रहने लगा। अलसीराम ने अपनी दुकान खोल ली और रमेश काका ने सब पैसा शराब जुए में उड़ा दिया। गांव वालों ने खाट को किसी सिद्ध आत्मा की मदद से उधड़वाया और नदी में बहा दिया। सबने उस खाट को प्रणाम किया। चारों पाए व बांस नदी में बहा दिए और वो जो खाट के पाए और बांस जो नदी में बहाए गए थे, वो कभी एक दूसरे से अलग ना हो सके। वो साथ ही बहते रहे। बहते बहते वो उसी नगर में पहुँचे जहाँ भूपेश ठाकुर का धन लेकर पहुँचा था। भूपेश उस दिन उसी नदी में नहाने उतरा और नदी के अंदर पूरी खाट जुड़कर उस पर हावी हो गई। नदी के अंदर ही उस पर भरपूर वार हुए। पानी में उथल पुथल सी मच गई। थोड़ी देर में पानी में चारों तरफ खून ही खून फैल गया। भूपेश के शव तक का पता न चला, मगर खाट का इंतजाम अभी कहाँ पूरा हुआ था। वो फिर टुकड़ों में बहती रही। एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने वो बाहर निकालकर फेंक दी और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नदी के किनारे का सारा कचरा उठाकर ले गई और शहर के उस कूड़े के ढेर पर डाल दिया जहाँ से वो प्रमोद को मिली थी। उस कूड़े के ढेर में वो सालों दबी रही और इंतज़ार करती रही, बस अपने इंतकाम का, जिसके सहारे वो अपना बदला पूरा कर सके। एकदम से प्रकाश लुप्त हो गया। गुरुजी की ओर प्रमोद की आंखें खुली। गुरुजी गहरी सांस लेते हुए बोले, तो ये अलसीराम अपने किए को भुगत रहा है, अपने किए की सज़ा को भुगत रहा है। प्रमोद, हाँ, और रमेश काका ने भी अपने किए की सज़ा ही भुगती होगी। वो बताते तो थे कि भूपेश काका नदी से गायब हो गए थे, मगर इन तीनों ने अपने इस कुकर्म के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं बोला। गुरुजी,
बोलते भी कैसे? और तुम्हारे काका ने ही ये सब करने का सोचा होगा, तभी तो वो कभी सुखी न रह सके। बच्चों ने भी धुतकार दिया और मृत्यु भी तो कितनी भयानक हुई है उनकी। प्रमोद, मगर मैं ही इन सब मौतों का स्रोत क्यों बना गुरुजी? और प्रारंभ में ठाकुर के आम के पेड़ की खाट को काट कर काका ने ही तो खाट को बनाया था, तो जब मैं उसे लेकर आया तो खाट को वो क्यों न पहचान सके? गुरुजी, जब उन्होंने बनाई थी वह खाट तो वह मायावी नहीं थी और उसमें मायावी शक्तियाँ नहीं थीं। इसमें ठाकुर की मौत के बाद ये शक्तियाँ आई हैं, क्योंकि ठाकुर की मौत इसी पर हुई थी, तो हो न हो वो इसी में रह गया। दूसरा, ठाकुर के पूर्वजों की तरह थी ये खाट, और जब पूर्वज अपने सामने अपने खानदान को खत्म होता देखेंगे तो क्या अनर्थ करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। ये अपना बदला ले रही है, तुम बस प्रयोजन मात्र थे। काका चाहकर भी इसे ना पहचान पाते, क्योंकि उनका काल बनकर आई थी ये खाट तुम्हारे घर में, और काल को कौन पहचान सकता है? कोई भी काल को पहचान नहीं सकता। प्रमोद हाथ जोड़ते हुए, आप इतना कुछ जानते हैं गुरुजी, तो आप अलसीराम भैया को बचा लीजिए, किसी भी तरीक़ा से उन्हें बचा लीजिए। तभी खाट हवा में उठती है और सीधी खड़ी हो जाती है। खाट की निवाड़ से एक चेहरा नजर आता है, जो प्रमोद ने खाट को जलाते वक्त धुएं में बना देखा था। चेहरा अट्टहास हंसी हंसता है और कहता है, न तू, न तेरा ये गुरु और न ये समय, कोई नहीं बचा सकता उस अलसीराम को। उसकी मौत तो निश्चित है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए मैं जल्द ही हाजिर होंगी इसका अगला भाग लेकर। धन्यवाद।